नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और भैया दूज की तैयारी अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। तो आप सभी लोगों को एक बार पुनः दीपावली, भैया दूज और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें, सफलता को प्राप्त जरूर करेंगे। ठीक है, हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे आज। ठीक है, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है मैं स्टार्टिंग से एक बार पुनः रिवीजन टाइप में आपका लाइव टेस्ट कराऊंगा और जल्दी जल्दी हम लोग इसके क्वेश्चंस करते चलेंगे। ठीक है, मैं टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस रहेंगे, एक तरीके से ये आपका रिवीजन होगा, एक तरीके से ये रिवीजन रहेगा, क्योंकि मैंने किसी ना किसी क्लास में आप लोगों को ये क्वेश्चंस कराए होंगे। चलिए तो हम लोग भैया स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट, सॉरी लाइव टेस्ट। बताइए इसका क्या आंसर है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के स्क्रीन पर है। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका क्या आंसर रहेगा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आप लोग भैया बताएंगे। चलिए बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का उल्लेख नहीं है, न्याय का उल्लेख है, भ्रातृत्व का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है, वयस्क मताधिकार का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। किसका? वयस्क मताधिकार का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, न्याय कितने बार प्रयोग किया गया है? आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और भैया किसकी? राजनीतिक न्याय। ये न्याय तीन बार शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सा? आर्थिक न्याय का आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, कौन सा? सामाजिक न्याय, और भैया आप लोगों से कहा जाए राजनीतिक न्याय। कौन सा? राजनीतिक न्याय। तो आप लोग कहेंगे सर न्याय तो 3 प्रकार है। भ्रातृत्व यानी कि इसका एक बार प्रयोग किया गया है, भ्रातृत्व या बंधुत्व, इसको हम भ्रातृत्व कहें या बंधुत्व कहें, इसका एक बार प्रयोग किया है। अगर मैं बात करूं प्रतिष्ठा की तो आप लोग कह सकते हैं सर प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। अवसर यानी कि इनका 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन वयस्क मताधिकार का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। अडल्ट सफरेज का प्रयोग नहीं किया गया है, एडल्ट सफरेज का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारत में किस प्रकार के संघवाद को देखा जा सकता है? किस प्रकार का संघवाद है भारत में? किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? साथ आकर संघ बनाना, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, साथ आकर संघ बनाना तथा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर। तो आप लोग कहेंगे कि सर संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, लिखना भारत राज्यों का संघ होगा। यह भैया संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया हुआ है, बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य बने? तो हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है जी, राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई? 1953 में। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, न्यायाधीश फजल अली इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, एक्ट बना 1956 में, और इसके द्वारा 14 राज्य, 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। कितने?
14 राज्य, 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, बताएं जल्दी से इसका क्या आंसर रहेगा। बताइए कि भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है। सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली की बात हो रही है, फेडरलिज्म सिस्टम की बात हो रही है। तो आप लोग बताएंगे कि अमेरिका के संविधान से तो हमने मूल अधिकार लिए हैं, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ली है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, ठीक है, प्रस्तावना का विचार लिया है, प्रेमबल का हमने विचार लिया है, यूनाइटेड किंगडम से हमने सिंगल सिटीजनशिप ली है, विधि का शासन लिया है, फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है, कनाडा से हमने संघीय प्रणाली ली है। क्या ली है? संघीय प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा या उत्प्रेषण। जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा या उत्प्रेषण। जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर। अगर निजी स्वतंत्रता के लिए आप लोग क्या देखिए, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी करता है। कितनी रिट जारी करता है? 5 रिट जारी करता है। निजी स्वतंत्रता से संबंधित, निजी स्वतंत्रता से संबंधित आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग क्या बताएंगे भैया? आप लोग क्या बताएंगे? यहाँ पर ये गड़बड़ दिया हुआ है, ये मैंडामस होता है। क्या होता है बच्चा? मैंडामस होता है, ठीक है। ये क्यू वारंटो होता है। क्या होता है? क्यू वारंटो। आप लोग भैया थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेना, वारंटो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस। क्या हो जाएगा बेटा? हैवियस कॉर्पस इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से बताएंगे कि संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे बेटा? कि जो संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 में था। किस में था? अनुच्छेद 31 में, और 19(1)(f) में था। तो बेटा हमने इसको क्या किया? इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के भाग 12 में शामिल कर दिया। भाग 12 अनुच्छेद 300 का में डाल दिया। किस में? 300 का में डाल दिया। अब ये कौन सा था? तो भैया इस समय सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की थी। किसकी थी? मोरारजी देसाई। हम लोग जानते हैं 1977 में मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 1950 से लेकर 1977 तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री ही बनते आए थे, ठीक है। तो पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर कि संविधान में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। मौलिक कर्तव्य जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी हम कहते हैं, फंडामेंटल, ठीक है जी। फंडामेंटल ड्यूटी की अगर बात होगी तो आप लोग कहेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो हमने कहाँ से ली है? रूस के संविधान से ली है। और इसके लिए संविधान का भाग 4 में का जोड़ा गया, खंड का, और अनुच्छेद 51 क में 51 का जोड़ा गया। तो भैया हम कहेंगे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना एकदम करेक्ट है। भारत और भाईचारे को बढ़ाना, एकता और भाईचारे को बढ़ाना, प्रभुत्व की रक्षा करना एकदम ठीक है। लेकिन सैन्य और शिक्षा ये भैया मूल अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट में आता है, अनुच्छेद 18 में, ये अनुच्छेद 18 में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के स्क्रीन पर कि वोट देने का अधिकार
किससे संबंधित है? वोट देने का अधिकार किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। ये आपका डी ऑप्शन होगा, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन रहेगा बेटा। कौन सा ऑप्शन रहेगा? डी ऑप्शन होगा। चलिए बताइए जल्दी से, क्या इसका आंसर है कि वोट देने का अधिकार मानव अधिकार है, नागरिक अधिकार है, या प्राकृतिक अधिकार है, या राजनीतिक अधिकार है? आप लोगों को याद है? आप लोगों को बेटा याद है? ये तो मैं भूल गया, डी आंसर है ये क्या है? डी। देखिए आंसर तो पॉलिटिकल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल राइट। आप लोगों को याद है 1997 में अमूल चंद, कौन भैया? अमूल चंद्र, ठीक है, अमूल चंद ने 1997 में केस किया। इनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट देने का जो अधिकार है ये वैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, जिसे राजनीतिक अधिकार या पॉलिटिकल राइट कहते हैं। ये लीगल राइट है। कौन सा है? ये लीगल राइट है। क्यों लीगल राइट है? रीजन क्या है? रीजन मैं बताता हूं कि संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 325 और 326 ये कहीं भी नहीं कहते कि ये हमारा मूल अधिकार या संवैधानिक अधिकार है। ये केवल और केवल वैधानिक अधिकार है, पॉलिटिकल अधिकार है। क्योंकि अनुच्छेद 325 326 में कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, जो वयस्क है, अनुच्छेद 326 के तहत वो वोट कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, लिंग के आधार पर ना तो वोट देने के लिए कहा जाएगा और ना वोट देने से रोका जाएगा, अनुच्छेद 325 में कहा गया है। और भाग 15 लोकसभा विधानसभा के चुनावों की विधायी प्रक्रिया का वर्णन करता है, ना कि किसका बच्चा, ना कि किसका बेटा। तो आप लोग बता देंगे, तो आप लोग बताएंगे बाबू, आप लोग क्या बताएंगे मेरे बच्चा? आप लोग बताएंगे सर केवल वैधानिक अधिकार की बात की गई है, ना कि संवैधानिक अधिकारों की। तो हम यहाँ पर बात करेंगे राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता था। ये तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जाएगा? तो हम कहेंगे देखिए, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जाएगा? तो हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका प्रावधान है और संविधान का भाग 4 में। लेकिन अनुच्छेद 37 ये कहता है, आर्टिकल 37 में कहा गया है कि जब डीपीएसपी को किसी भी न्यायालय के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती लागू नहीं कराया जाएगा। तो इसका ऑप्शन आप लोग भैया डी रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है, जल्दी से बताएंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, बताएं जल्दी से कि निम्न केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया? जल्दी जल्दी बता दीजिए। चलिए बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक अनुच्छेद पढ़ा था, एक आर्टिकल पढ़ा था 280, अनुच्छेद 280। और अनुच्छेद 280 के तहत हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कर का विभाजन होता है, जो टैक्सेस होते हैं, इन टैक्स का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? जो टैक्स रहेगा इसका विभाजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आप लोग बताएंगे सर वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा। क्या यहाँ पर आप लोग सही जवाब दे रहे हैं? अगले प्रश्न पर चलेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 52 के तहत, आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति भैया क्या है? राष्ट्रपति बेटा तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर होता है। ठीक है, अब 2020 में एक नया पद बना है, एक नया पद बना है CDS। तो प्रथम CDS बताइए, चीफ डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी, ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म है कुछ, एक बार याद कर लेना। ये CDS का मतलब ये नहीं है कि जो CDS क्लियर करके जाते हैं वो नहीं, एक CDS और बनाए, चीफ डिफेंस सिक्योरिटी ऐसे करके, नहीं, चीफ डिफेंस स्टाफ इसका बना है। और बिपिन रावत इसके प्रथम है। कौन है? बिपिन रावत। कौन है बच्चा? बिपिन रावत।
तो याद रखना कौन है बेटा, बिपिन रावत। बिपिन रावत भैया पहले व्यक्ति हैं जो CDS बने, चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि भारत निम्नलिखित में से भी व्यक्ति कौन थे जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सहकारी राय के लिए, सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 143 ये सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी, किसमें भैया, एडवाइजरी, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है एडवाइजरी जुरिक्शंस में आता है। किस में आता है, एडवाइजरी जुरिक्शंस में आता है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रपति सर्वोच्चतम न्यायालय से विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या इसका ऑप्शन होगा, इसका ए ऑप्शन होगा। क्या आप लोग सही जवाब दे रहे हैं? और आप लोग बताइए कि आप बहनों को क्या दे रहे हैं, और बहन आप लोग बताइए कि आपको क्या क्या मिल रहा है। फिर हम उसमें से आपसे बंटवारा कर लेंगे कि चलिए भाइयों के द्वारा बहनों को जो दिया गया है उसको आप अपनी भविष्य में यूज़ करें, है ना। जो भैया दूज पे मिलता है देते हैं ना भाई लोग, आप या कंजूसी करते हैं यहाँ पर भी। चलिए बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। लिखा है भारत के निम्नलिखित पदासीन राष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। बताइए कौन चुनाव लड़े थे और हार गए थे। तो भैया भैरव सिंह शेखावत थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, इन्होंने चुनाव लड़ा और ये हार गए, और हार जाने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिया जी, इस्तीफा दे दिया। तो इसका क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर भैया क्या हो जाएगा, सी होगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन बड़ा विवादित है। अब ये क्वेश्चन आप लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे, अभी हम बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन, अराजनीतिक। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं ये 1949 से लेकर 1952 तक ये रूस के राजदूत रहे थे। कहाँ के, रूस के राजदूत रहे थे। अब ये रूस के राजदूत रहे तो भैया इनको क्या किया जाएगा, इनको राजनीतिज्ञ माना जाएगा क्या। IFS अधिकारी होता है राजदूत, कौन होता है, IFS अधिकारी, इंडियन फॉरेनर सर्विस। लेकिन राधाकृष्ण IFS नहीं थे, उसके बावजूद भी इनको बनाया गया। ये तो राजनीतिक टर्म्स होंगे तभी तो बनाया गया होगा, लेकिन फिर भी स्टेट बोर्ड इसका आंसर सी सेलेक्ट करते हैं। UPSC की मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति माना APJ अब्दुल कलाम को, लेकिन भैया बोर्ड इसी को एक्सेप्ट करता है। लेकिन UPSC APJ अब्दुल कलाम को मानती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चा, सी इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है USA के संविधान से, USSR के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। और आप लोगों को पता है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है। और ये महाभियोग की मैं बात करूं तो ये USA के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, USA के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर जा रहा है, लिखा हुआ है अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है। इंदिरा साहनी केस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, ADM जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, करतार सिंह केस अल्पसंख्यक, विशाख दत्त केस। देखिए अगर हम बात करें पहले सही मिलान की तो ADM जबलपुर केस आपातकाल नागरिकों का अधिकार, ये 1975 का मामला था। 1975 में भैया ये केस आया था। विशाखा केस, विशाखा जो थी ये महिला अधिकारों से संबंधित थी, महिला अधिकारों से संबंधित थी, जो कार्य क्षेत्र में महिलाओं को कुछ अधिकार दिए जाएं। ठीक है, अब बात करें करतार सिंह की बात करें तो ये भैया ये आतंकवाद से संबंधित वो था, आतंकवाद
आतंकवाद से संबंधित था मामला। और बात करें इंदिरा साहनी, तो इंदिरा साहनी भैया ये ओबीसी से, किससे, ओबीसी से संबंधित कुछ केस था, उससे संबंधित है। तो आप लोग भैया इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक ओबीसी। तो अगला प्रश्न अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये हम लोगों ने बात की क्या, चलिए देख लेते हैं। हम बहुत आगे निकल गए, मुझे लग रहा है हम बहुत आगे निकल गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ इसके बाद हम 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा इसका क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के स्क्रीन पर है, बताएं जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसका जवाब दीजिए कि लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। लोकसभा की सभी समितियों के जो अध्यक्ष बनते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष खुद नियम समिति, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष होता है। संसद के किसी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल की नहीं होना चाहिए। तो आप लोग बताएंगे कि सर 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 माह का अंतर होगा तब ठीक है। वाचन की बात करें कि प्रत्येक सदन में कितने वाचन होते हैं, तो 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं, 3 वाचन रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, थोड़ा फास्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग धीरे चल रहे हैं। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का विलंबन मामला मानते हुए चर्चा की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो भैया उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई नियुक्ति करे तो उसे क्या कहते हैं, उसे भैया तदर्व समिति कहते हैं, एडॉक कमिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडॉक कमेटी कहा जाता है। और ये एडॉक कमेटी भैया, ये एडॉक कमेटी जब उद्देश्य पूरा हो जाए तो भैया समाप्त कर दी जाती है। यानी कि अपनी रिपोर्ट जब ये तदर्व कमेटी पेश कर दे उसके बाद इसको समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। देखिए राज्यसभा को एक विशेष अधिकार प्राप्त है। किसको, राज्यसभा को याद रखेंगे, राज्यसभा को एक विशेष अधिकार प्राप्त है। कौन सा, एक विशेष अधिकार प्राप्त है। तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, कौन सा भैया, विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद कौन सा, 249। अनुच्छेद 249 कहता है कि जब राज्यसभा को यह महसूस हो कि राज्य सूची में जो विषय दिया गया है, यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है। किसका है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो इस पर राज्यसभा एक संकल्प पारित करने के लिए संसद को अधिकार देती है। संसद इसके ऊपर कानून बनाएगी। क्या करेगी, कानून बनाएगी। तो अनुच्छेद 249 इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 249 इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर लगा रहा हूं। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिए कि भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित हैं। चलिए आप लोग इसका मुझे होमवर्क में जवाब दीजिएगा। अधिकतम सीटों की बात की गई और सोच के जवाब देना, क्योंकि मैंने कराया है, ठीक है। और आप लोग एंजॉय करते रहें भैया दूज को। तो आप सब लोग ऐसे ही मिले, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।